इनिशियल वेलोसिटी कितना है भाई, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, तो भैया कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20 मीटर का डिस्टेंस, और कितने देर में कर रहा है, दो। कॉपी कलम उठाने का भी नीड नहीं था, डायरेक्ट बन जाता। 10 मीटर पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में कितना मीटर, एक सेकेंड में 10 मीटर, तो 2 सेकेंड में कितना चलना चाहिए, 3 में, 4 में, तो देखो 2 सेकेंड में कितना चला, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, तो कैसा वेलोसिटी, यूनिफॉर्म। और हम बता चुके हैं जहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा वहां पर एक्सेलरेशन जीरो। ऐसे ही बना सकते। दूसरा अपना फंडा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, बना लो। एस कितना है 20, यू कितना है 10 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4। ऐसे बनाए हो ना, 20 माइनस 20 जीरो, 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 ए बराबर भी जीरो। फॉर्मूला से भी जीरो आ जाएगा और कॉन्सेप्ट वाइज भी जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 घंटा क्वेश्चन चलेगा। नेक्स्ट, ए बॉय walks to his school. A boy walks to his school at a distance of 6 kilometer. A boy walked to his school at a distance of 6 kilometer with constant speed of 2.5 kilometer per hour. 2.5 kilometer per hour and लिखो, and walk back with a constant speed 4 kilometer per hour, 4 kilometer per hour. His average speed for round trip, his average speed for राउंड ट्रिप, ऑप्शन लिखेगा 24/13 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी 40/13 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी 6 किलोमीटर पर आवर। चलिए ट्राई कीजिए। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बाकी लोग बाकी लोग 14/13 कैसे बनाया भाई, तो देखोगे एक लड़का है, उसका होम टू स्कूल का डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर। जब वो होम टू स्कूल जा रहा है किस स्पीड से है 2.5 किलोमीटर पर आवर। रिटर्न आ रहा है तो क्या स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अच्छा, इस डिस्टेंस में कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड।
यहाँ पर टाइम डिस्टेंस कितना था 6 का, स्पीड कितना था 2.5, इसमें कितना लगा होगा 6/4, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा। ऐसी अप्रोच लिए हो ना कि कुछ और किए हो, बोलो। एलसीएम ले लो, टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा 1660, 5, 20, अरे सॉरी 12, 2 2 जा 2 3 जा, ले लो एलसीएम 5 2 का 10, 24 प्लस 2 5 से जो 15 कितना आ गया 4 5 9, 39/10 सेकेंड। टोटल टाइम कितना निकल गया 39/10। टोटल डिस्टेंस कितना रहा होगा 6 गया होगा और 6 6 6, बस डिवाइड कर लो, आंसर क्या आ जाएगा 14/13 किलोमीटर पर। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत वही क्वेश्चन में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पॉइंट, व्हेन ए पार्टिकल returns to its initial point, when a particle returns to its initial point, option number A, displacement is 0, displacement is 0, option number B, instantaneous speed is 0, instantaneous speed, option number C, average velocity will 0, option number D, distance is 0। और कोई नहीं होगा, है नहीं हो सकता है, एग्जाम में भी तो गलती हो सकता है। अपने कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी रखो, जरूरी नहीं मल्टीपल चॉइस है तो एक ही सही होगा, ध्यान देना है, सारा क्वेश्चन पढ़ना है, पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। और ध्यान से देखो, चलो मल्टीपल चॉइस है, बताओ ए के अलावा, ए के अलावा भाई एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा एवरेज, तो 2 होगा, दोनों में टिक लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, the slope of the tangent drawn, the slope of the tangent drawn position time graph, position time graph at any instant, at any instant is equal to, is equal to, ऑप्शन लिखिएगा पहला एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी, अच्छा वेलोसिटी नहीं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर डी मोमेंटम। बताओ भाई, एक ग्राफ फॉर्म हो रहा है किसके किसके बीच में, पोजीशन और टाइम के बीच में, पोजीशन और टाइम के बीच में। पोजीशन को हम लोग जब पढ़ते हैं तो एक्स भी बोल देते हैं, एक्स और टी का ग्राफ क्या देता है, एक्स और टी का ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है फॉर्मूला dx बाई,
अरे वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला पढ़े हो? dx/dt, यानी x और t का ग्राफ आपको क्या दे रहा होगा। लेकिन अब सवाल है एवरेज या इंस्टेंटेनियस, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। किसी इंस्टेंट पे बात कर रहा है या ओवरऑल बात कर रहा है? तो किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, स्पीड होता है, वो कौन सा होता है? इंस्टेंटेनियस होता है। तो क्या आंसर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। A particle start from rest. Its acceleration at time, its acceleration at time t is equal to 0, t is equal to 0 is 5 meter per second square, which varies with time, which varies with time. The maximum speed of the particle will be, the maximum speed of the particle will be, ऑप्शन है, ऑप्शन लिखो। 7.5 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। और इसमें ग्राफ दे रखा है, एक्सीलरेशन 6 सेकेंड है, एक्सीलरेशन कितना लिखाया हूँ 5 मीटर, ये ग्राफ निकालिए भाई। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, बनाइए। बताओ क्या है आंसर। ग्राफ के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं? अच्छा, निकालना क्या है ये बताओ। स्पीड, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है। स्पीड यानी वेलोसिटी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एरिया, सॉरी, एरिया अंडर कर्व के बारे में कुछ जानते हो क्या, पढ़े हो कभी? बोलो, एरिया अंडर कर्व। अगर ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या निकालना होगा, एरिया अंडर कर्व। कर्व कौन सा है, यही है। इस पूरे के अंदर का क्या निकालना है, एरिया। वही क्या देगा आपको, मैक्सिमम स्पीड। क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, सर्कल, क्या है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू 1/2। बेस कितना है, हाइट कितना है, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। खेल खत्म, बन गया। हर टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं, नोट्स में डालना। हाँ, क्या हो गया, कौन सा क्वेश्चन है? अरे ये क्वेश्चन में गिवन है फिगर, बोल तो रहे हैं, नहीं सुने हो? ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में, अपने मन से थोड़ी लिख देंगे भाई। हो गया, नेक्स्ट।
A body is traveling. A body is traveling east. ठक ठक कौन कर रहा है भाई? A body is traveling east with a speed of 9 meter per second. With a speed of 9 meter per second. And an acceleration of and an acceleration of 2 meter per second square 2 meter per second square acting on it in west. The displacement of the body during the fifth second. The displacement of the body during the fifth second. बनाइए, ऑप्शन लिख लीजिए। 0.25 मीटर, 0.5 मीटर, 0.75 मीटर एंड 0 and 0. nth सेकंड का निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है मालूम है ना? बताओ क्या होता है? nth सेकंड का कैसे कैलकुलेट करते हैं स्पीड या डिस्प्लेसमेंट? बोलो, नहीं मालूम है? लिख लो इसको याद से। ये होता है फॉर्मूला। कभी भी nth सेकंड में निकालने बोलेगा तो आप फॉर्मूला लगाइएगा ए यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस यू। क्या है? ए क्या है? एन क्या है? nth टर्म जितने सेकंड के लिए आपको बोलेगा, 6 सेकंड के लिए, 7 सेकंड के लिए, तो वहां पे रखिएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा है? 9 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या दे रखा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी का काम कीजिए। क्या क्या ऑप्शन है? अच्छा हाँ, चलो जवाब दो, क्या आ रहा है? थोड़ा सा अकल लगा के काम करना है ना? थोड़ा सा अकल और चाहिए होगा, क्योंकि हम जो डेटा लिखे हैं उसी से सॉल्व नहीं होगा। चलो बाकी बनाओ। ये सब महाराज शर्ट का बटन लगाइए। हाँ भाई जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। फॉर्मूला दे दिए फिर भी नहीं बन रहा है? हैं? गड़बड़ा गए हो क्या? अरे भाई डायरेक्शन क्यों दे रखा है क्वेश्चन में? पागल थोड़ी क्वेश्चन बनाने वाला। डायरेक्शन देने का क्या खेल है? तब इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? तो ये जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस में होगा? माइनस में होगा ना भाई। वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है तो निगेटिव साइन आता है, पढ़ाए है ना? तो फिर अब बताओ कितना आंसर आया? 0। थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है।
चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड हैंड of a clock, the angular displacement of second hand of a clock in 15 second in SI unit, in 15 second in SI unit. Option: pi radian, pi radian. Option number B 180 degree. Option number C 90 degree. And option number D pi by 2 radian. बताओ भैया। बोलो। बोलो 90 डिग्री होगा कि पाई बाई 2 रेडियन होगा? यही तो खेल है। सबको पता है 15 सेकंड में 12 से 90 डिग्री बनाएगा। अब 90 डिग्री में बोले या रेडियन में बोले? ऐसा यूनिट बोल रहा है, क्या होगा आंसर? रेडियन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ, a train of 150 meter length is going toward north direction, is going towards north direction with a speed of 10 meter per second, with a speed of 10 meter per second. A parrot, तोता, a parrot flying at the speed of 5 meter per second, at the speed of 5 meter per second in south direction, in south direction parallel to the railway track. How much time taken how much time taken by the parrot to cross the train? ऑप्शन: 15 सेकंड, 12 सेकंड, 10 सेकंड और 8 सेकंड। 15, 12, 10 और 8 बनाइएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, सब पढ़े हुए हो ना? क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी? बनाओ भैया बनाओ। आए कितना बोले? अरे बोलो, डरो नहीं। गलत बोलोगे तो सही सीखोगे, नहीं बोलेगे तो भी सीख जाओगे। इतना भी हलवा नहीं है। चलो देखो भाई, ट्रेन है, ट्रेन का लेंथ कितना है? 150। किस स्पीड से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। मान लेते इधर नॉर्थ है, नॉर्थ ही जा रहा है ना, है ना? अब एक पैरोट है जो इधर जा रहा है, किस स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो सवाल है कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, यही सवाल है ना? तो बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल सा बात, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय
डिस्टेंस बाई स्पीड वेलोसिटी, जो लिखो एज योर विश। यहाँ पर वेलोसिटी मेंशन, कोई दिक्कत है क्या? अब वेलोसिटी पे ध्यान देना है, यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी आएगी? रिलेटिव। रिलेटिव मतलब एक का वेलोसिटी दे रखा है, दूसरे का वेलोसिटी दे रखा है, दो वेलोसिटी रिलेट करना है तो रिलेटिव वेलोसिटी। अब एक का डायरेक्शन है नॉर्थ में, एक का डायरेक्शन है साउथ में, तो कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम लोग निकालते हैं तो एक से दूसरे को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। यस और नो? तो अगर मान लेते हैं V1 कितना चल रहा है 10 से, तो माइनस, और V2 कितना चल रहा है 5 से। अब ये भी ध्यान देना है कि V2 उसी डायरेक्शन में है या अपोजिट में है, तो माइनस तो रहेगा फॉर्मूला का, और प्लस फिर इसमें क्या लग जाएगा? -5। तो टोटल वेलोसिटी कितना आ गया? रिलेटिव वेलोसिटी 15। कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना दे रखा है? कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करना है? 150। टोटल कितना है? 15। आंसर कितना आ गया? 10 सेकेंड। ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। आया समझ में? नहीं है तो पूछ सकते हो दोबारा, ठीक है? चलिए लिखिए जल्दी से। आ गया तो फिर दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन। ए बॉय स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। A boy start from rest and has acceleration 20 centimeter per second square. 20 centimeter per second square. What is the distance covered by the body in 8 seconds? What is the distance covered by the body in 8 seconds? Option है in 8 seconds. Option A 160 centimeter. Option B 640 centimeter. Option C 1280 centimeter 1280, and option D 1640 centimeter 1640। निकालिए, जवाब दीजिए। 160, 640, 1280, 1640। ऑप्शन लिखा करो बाकी लोग। नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन? पीछे से क्वेश्चन नहीं समझ में आया तुमको? क्या नाम है? बना रहा है तुम दोनों? नहीं समझ में आया? इधर से क्वेश्चन समझ में आया? नहीं? तुम्हारा क्या नाम है? नीरज। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं? तो कर क्या है फिर नहीं समझ में आया तो? और सही हो सही। तो तुम क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर दो। देखो भाई क्या है, बताओ क्वेश्चन पढ़ो। एक लड़का है जिसका एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? हाँ, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है वो स्टार्टिंग कहाँ से किया है? रेस्ट से। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। इतना तो पढ़ सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? इधर देखो, कोई दिक्कत है? अच्छा।
कितने सेकंड पे पूछ रहा है आपसे? 8 सेकंड पे। क्या पूछ रहा है? क्या निकालने बोल रहा है? तो S इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? तो S इज इक्वल टू 1/2 इंटू 20 इंटू 8 का स्क्वायर 64। इसको उड़ा दो, 10 मल्टीप्लाई कर दो। 64 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 640। 640 सेंटीमीटर बन गए। क्या समझ में नहीं आया भाई इसमें? इतना गोबर दिमाग कैसे है? थोड़ा अकल दिमाग लगाओ भाई, अभी बेसिक चल रहा है, मेन पार्ट फिजिक्स का भी बचा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। ए टॉय साइक्लिस्ट A toy cyclist complete one round. A toy cyclist complete one round of a square track of side 2 meter in 40 second. In 40 second, what will be the displacement? What will be the displacement at the end of 3 minutes? At the end of 3 minutes. बहुत अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है, ट्राई करें। अच्छा ऑप्शन नहीं दिया ना, लिख लो, ऑप्शन में लिख लो। 52 मीटर, 0, 16 मीटर, 2√2 मीटर। जीरो किसका किसका है? सिर्फ तुम्हारा, हम लोग का नहीं बना। लास्ट अटेम्प्ट है, कैसे होगा काम? चलो भाई, जीरो तो नहीं होगा, ठीक है। अरे क्या बन गया? स्क्वायर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, रुको। हाँ मालूम है, हम भी थोड़ा थोड़ा चलाए। ठीक है, ये स्क्वायर है, इस पर एक साइक्लिस्ट है जो राउंड लगा रहा है। ठीक है, 4 कॉर्नर है मान लेते हैं, ए बी सी, और ए से जाता है बी, बी से जाता है सी, सी से जाता है डी, डी से आता है ए। कितना टाइम लगता है? 40। इसका साइड कितना है? 2 मीटर का। कितना है? तो 2 4 6 8। कितने सेकंड में ट्रेवल किया? 40 सेकंड। अगला सवाल है कि 3 मिनट में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। तो 3 मिनट में पहले बताओ कितना सेकंड होगा? 3 मिनट में 180। इतना तो मालूम है सबको भाई, बोलो हाँ या ना। अच्छा, 40 सेकंड में कितना राउंड लगा लेता है? एक राउंड। तो 180 सेकंड में कितना लगाएगा? 180/40। यही करेंगे ना? कितना आएगा कैंसिल करके बताओ? 4.5। कितना आया? 4.5। 4.5 का मतलब 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और 4 राउंड, और 5वां राउंड में आधा, यानी वो कहाँ पर पहुंच गया? हाँ या ना? ये बात समझ में आया?
अब इसका पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल पॉइंट क्या था, ए, फाइनल पॉइंट क्या है, सी, ये भी दो, ये भी दो, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, आया ना। तो दो दो इसका क्या मिल जाएगा, 2√2। बोलो भाई, थोड़ा सा अकल लगाओ यार, इतना आसान थोड़ी है फिजिक्स। आया समझ में तुमको, लाल शर्ट टी शर्ट, क्या नाम है तुम लोग, नाम बताओ अपना। हिमांशु, हर्षित, हर्ष, रोहन, संदीप, तुमको तो नहीं भूलेंगे, केशव, अनुपम, निर्मल, हाँ नीरज, अभिषेक, तुम दोनों का तो पता है। चलो, समझ में आ गया भाई ये क्वेश्चन, लिख लो। नेक्स्ट, द वेलोसिटी वेक्टर, द वेलोसिटी वेक्टर of the motion, the velocity vector of the motion described by the position vector, described by the position vector of a particle, of a particle r is equal to 2t I cap plus t square j cap is, ऑप्शन भी दे देता हूँ। वेलोसिटी निकालना है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर पता करना है, करिए जल्दी से पता।
जो ऑड है, ऑड का मतलब जो अलग थलग दिख रहा है उसको अलग करना है, बनाइए क्या होगा। इसके बाद क्या है, फ्रिक्शन है ना। हम्म। कितने लोग हैं डी के साथ? वॉट, सॉरी, ऑप्शन डी क्या है? किलो वॉट आवर। और कोई? बाकी लोग का आंसर समझ ही ना आया। अगर हम बोले इन ऑड वन आउट करो, ऑप्शन है तुम्हारा, देखना यहाँ पर। सिर्फ केशव के लिए बताओ क्या होगा। ऑड वन आउट करना है, काहे? हैं? ठीक है, अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है। असल क्राइटेरिया इसका होगा पैर का। इसके पास भी चार पैर, इसके पास भी चार पैर, इसके पास भी चार पैर, पर ये क्या करता है, रेंगता है। इसी को बोलते हैं, हाँ ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को ऑड वंस बोलते हैं, अलग थलग देखना है। तो अभी ऑप्शन क्या था हमारा? क्या क्या था ऑप्शन? वॉट था, कैलोरी था, जूल था, और किलोवाट आवर था। इसमें से तुम लोग ने किसको साइड किया? कैलोरी। कैलोरी कौन कौन साइड किया? देखो भाई, ध्यान से समझोगे। बिजली यूज करते हो ना, घर में बिजली यूज करते हो, उसका यूनिट उठता है। 1 किलोवाट आवर में कितना यूनिट होता है? कितना यूनिट? 1 kWh बराबर कितना यूनिट होता है? 1 यूनिट होता है। यस और नो? और ये आपका एनर्जी कंजप्शन कहलाता है, यस और नो? कि आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया भाई? 1 किलो वॉट का। अच्छा, एनर्जी का एक और यूनिट क्या होता है? दोनों तो सेम रिलेटेबल है। क्या एनर्जी कैलोरी में नापा जाता है क्या? बिल्कुल नापा जाता है, जूल को कैलोरी में हम बदल सकते हैं। और ये भाई वॉट, वॉट किसका यूनिट होता है? पावर का। ये तीनों चीज तो एनर्जी से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है? पावर से। आंसर क्या होगा? वॉट। ऐसे समझ में आया? ऐसा समझ में? चलिए रीजन लिखिए अपना, क्वेश्चन आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए पहले इसको। रे, अलग अलग बैठा दें, फिर चुपचाप काम करो। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? यही सब क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस यूनिट? भाई यूनिट डायमेंशन आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा, है ना। पढ़े हुए हैं, प्रशांत सर पढ़ा के गए हैं ना यूनिट डायमेंशन। हंसो नहीं, जितना पूछो उतना बताओ। पढ़ाए ना यूनिट डायमेंशन, तो कर लोगे ना खुद से। हाँ ठीक है। लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ बेस यूनिट। ऑप्शन लिखोगे? मीटर, कैंडेला, मीटर, कैंडेला, पास्कल, एम्पियर, और नन। 5 ऑप्शन है। नन ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ द एबव। बोलो भाई, बेस यूनिट का कितने बेस यूनिट है? बोलो कौन कौन सा? हाँ, 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 और? हाँ, हाँ, एक और छूट गया। केल्विन, टेम्परेचर, ये 7 बेस यूनिट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेगा। लाइट फ्रॉम द सन रीचेज टू द अर्थ। चलो लिखो मत, बता दो। सूरज को धरती पर आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट में सूरज धरती पे आ जाता है।
हाँ, सूरज आ जाता है धरती पे 8 मिनट में? हम रे बोले हैं? गजब है। तो सूरज आता है? नहीं ना आता है, तो फिर 60 मिनट में कैसे पहुंचा दिया सूरज? कितना देर लगता है रे को आने में? बस इतना ही याद मत रखो, एग्जैक्ट याद रखो, 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, अगर सेकंड में पूछेगा तो कितना सेकंड हो जाएगा? 500 सेकेंड, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, एक सवाल का जवाब दो। एक बच्चा है, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, सब जवाब नहीं देगा। ठीक है। एक बच्चा ने, चलो निर्मल है, हटाओ। निर्मल जो है हिंद डिफेंस एकेडमी से अपने घर को गया, इसको लगा 90 मिनट। क्लियर है? और जब अपने घर से हिंद डिफेंस एकेडमी आया तो इसको लगा 1 आवर 30 मिनट। जाने में 90 मिनट लग रहा है और आने में 1.5 घंटा लग रहा है। रीजन बताओ क्यों? निर्मल, जवाब दो। दूरी तो उतना ही है, यहाँ से घर का डिस्टेंस उतना ही है, घर से वही रास्ते से जा रहे हो, वही रास्ते से आ रहे हो। ना कोई जाम है ना कुछ, पूरा रोड खाली, पूरा दुनिया का आदमी सब मर चुका है, सिर्फ तुम जा रहे हो। ठीक है ना? हाँ, अब पैदल जा रहे हो। तो बताओ, 90 मिनट जाने में और 1.5 घंटा आने में क्यों? शांत रहो, जवाब दो भाई। तुम शांत, तुम बोलो। तुम हो यहाँ पर अब। जाने में 90 लग रहा, आने में 1.5 घंटा, क्यों? चुप रहोगे? हाँ, अच्छा। और कौन है जड़ बुद्धि? हाँ तुम बताओ। हाँ रोको, शांत रहो। हाँ चलो, ये जड़ बुद्धि नहीं है। दोनों तो 90 मिनट ही है भाई। 1.5 घंटा में कितना मिनट? तो फिर क्या बोल रहा है, ऑटो से जा रहा है, ट्रेन से आ रहा है? इतना गंदा उम्मीद नहीं था। चलो भाई लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। टू कार्स ए एंड बी, टू कार्स ए एंड बी running at velocity of 60 kilometer and 45 kilometer per hour, 60 kilometer per hour and 45 kilometer per hour। 60 kilometer per hour and 45 kilometer per hour। What is the relative velocity of car A? What is the relative velocity of car A with respect to कार B? कार ए का रिलेटिव वेलोसिटी कार बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ऑप्शन लिखिए। -15 किलोमीटर, ऑप्शन बी +15। सेम ही मान लो, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। मूविंग ईस्ट वर्ड है, सेम डायरेक्शन है। चलो दो ही ऑप्शन में जवाब दे दो, हटाओ ना, बाकी क्या लिखना है। +15 -15, सोच समझ के जवाब देना। बोलो भैया, किसका किसके रिस्पेक्ट में? जिसका जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उससे उसको घटा देना है। समझ में आ रहा है बात? मैं पूछूं VAB, इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए? क्या मतलब है इस बात का क्या मतलब है? बी। तो इसको कैसे निकालते हैं? VA माइनस VB। VA कितना दे रखा है, VB कितना है, आंसर कितना आ गया? ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। आई थिंक यहाँ तक डन है, क्लियर है? यहाँ तक सारा हो गया, वेलोसिटी स्पीड वगैरह वगैरह, वेक्टर स्केलर सब क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी दुनिया का कोई भी किताब है, कुछ भी है, अपना खुद से प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, व्हाट्सएप पे भेज देना, या जब मिले तब डील कर लेना। चलो अब थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, बुक में, खुद से ट्राई कर लोगे?
बना लोगे? एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हम उठा लेते हैं, इसका जवाब दे दो, बाकी क्वेश्चन खुद से बना लेना। किससे किसके बीच है? एक्स और टी। एक्स का मतलब हमेशा याद रखना पोजीशन है ना, एक्स और टी का खेल है। उसके बाद क्या है भैया? ए बी सी, ए बी सी ऐसा ग्राफ दे रखा है आपको, बोल रहा है तो पता है आपको, अंडरस्टूड है कि एक्स टी का ग्राफ क्या देगा? वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या देगा? वेलोसिटी देगा। तो बोल रहा है विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन है भाई, वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी, वी ए लेस देन वी बी लेस देन वी सी, वी ए ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन वी सी, वी ए बराबर वी बी ग्रेटर देन वी सी। सोचो समझो और तब जवाब दो। बाकी लोग? बाकी लोग तो बोलो भाई, बोलो सब सेम है। अभी तुमको घर भेजे थे, घर से बुलाए थे, वही खेल हो रहा है। 3 आदमी है, जा रहा है ए बी सी। सब मर गया था, जिंदा हो गया। बोलो भाई तुम लोग इस साइड, ए बी सी कौन सा ऑप्शन होगा? हो गया, बैंड बज गया। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, दिमाग खराब हो गया। अरे अपने कॉन्सेप्ट से खेल खेलो भाई, ए कैसे हो जाएगा? ये तो कभी नहीं होगा। बराबर तो थोड़ी हो सकता, बराबर होगा तो अलग अलग ग्राफ क्यों बनेगा? एक ही पर सब बनता, बराबर कैसे हो सकता है? तो देखो भाई, तुमको पता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी बराबर क्या होता है? एक्स बाई, नीचे वाला फंक्शन जितना बड़ा होगा ये उतना ज्यादा आएगा या उतना कम आएगा? डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतना ज्यादा होगा या कम होगा? अगर मैं बात करता हूँ, ये ऊपर में फिक्स कर देता हूँ, ऊपर का फिक्स कर देता हूँ 10, एक बार नीचे लिखता हूँ 2, एक बार नीचे लिखता हूँ 5, और एक बार नीचे लिखता हूँ 10। तो नीचे का वैल्यू जितना कम, 2 × 5 = 10, 5 आया, बढ़ा 2 आ गया, और बढ़ा 1 आ गया। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ रहा है ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो बताओ सबसे बड़ा टी किसके लिए है? सबसे बड़ा टाइम किसका आ रहा है? टी का। तो सबसे छोटा वेलोसिटी किसका होगा? सबसे कम टाइम किसका है? तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी। एंड व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से टैकल करना है इस टाइप के क्वेश्चन। क्लियर है? बोलो। कोई बात नहीं, तुम सी में कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो पी वाई क्यू खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना, आई थिंक सारा क्वेश्चन कर लोगे, कोई बड़ा बात नहीं है। सब क्वेश्चन हो जाएगा, 10 12 18 क्वेश्चन है पूछा हुआ। आइए, अब हमारा नोट्स थोड़ा दिखाओ, बनाए हो कि नहीं बनाया? तो नोट्स भाई बहुत ज़रूरी है, बिना नोट्स के मज़ा नहीं आएगा फिर। नोट्स दिखाइए, बनाए हैं तो। दिखाबो। हम्म और अच्छे से बनाने का कोशिश करो। नोट्स ढंग का बनाओ भाई, वरना फिर हम नोट्स भी बनवाने लग गए तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। हम्म तुम लोगों के पास ये बुक है कि नहीं? खरीदने उरीदने का इरादा है कि नहीं? नहीं खरीदना है? तो कोई तो बुक होगा पढ़ने के लिए। कोई बुक है एनडीए का प्रोस्पेक्टिव पढ़? है पाथफाइंडर सबके पास? उसमें लिखा हुआ रहता है नोट्स वगैरह?
तो उससे पढ़ के थोड़ा लिखो ना भाई। हम्म। टॉपिक वहां से उठाओ, उस लाइन को रीड करो, अंडरलाइन करो, जो अच्छा बात है उसको लिखो। हाँ या ना? वो तो नोट्स ही फॉर्मेट में है ना, तो क्यों अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो? न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं, नोट्स तुम वहां से लिख लो। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? पढ़ना है, अंडरलाइन सारा लाइन नहीं छाप देना है, जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख देना है। चलिए भाई, तो फोर्स का सारा कॉन्सेप्ट हो चुका था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों हो गया था ना? अच्छा, थर्ड लॉ बाकी है, देख लो एक बार भाई। थर्ड लॉ पढ़ाए या बाकी है? एक्शन का रिएक्शन पढ़ाए हैं? अच्छा ठीक है, थर्ड लॉ पे आ जाएंगे, कोई बात नहीं। चलो, थर्ड लॉ पर आने से पहले फ्रिक्शन क्या पढ़ना है? का होता है फ्रिक्शन? घर्षण बल। घर्षण, घर्षण का क्या मतलब होता है? घिसना, घसीटाना, जो जो मालूम है सब बोल दो, है ना? तो घर्षण मतलब रगड़ खाना, है ना, रगड़ाते हुए आगे को बढ़ना। ये बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है फ्रिक्शन से। सबसे पहला पॉइंट ये है कि फ्रिक्शन एक टाइप का क्या है? फोर्स। क्या है? कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है या नॉन कांटेक्ट फोर्स है? कैसा फोर्स है? तो 100% नहीं बोल सकते हो कांटेक्ट है। अगर मैं इसको ऐसे हवा में मूव कर दूं यहाँ से वहां, तो क्या इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा? नहीं लग रहा होगा? अभी मैं यहाँ से ऐसे फेंक दिया, यहाँ से कैच करने आता है किसी को? हाँ, तोड़ना नहीं, है ना? लो इसको कैच करो, एक आदमी करेगा, रुकना मत। हुआ कैच, वापस फेंको, अब हम ही से गिर जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। जब ये हवा में था, जब ये हवा में था, तो इसका कांटेक्ट था किसी के साथ? हाँ या ना? नहीं था या था? था, हवा के साथ, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं रखना है कि हवा में है तब कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। लग रहा है, कौन फ्रिक्शन लगा रहा है? एयर लगा रहा है। किसके कांटेक्ट में है? एयर के कांटेक्ट में। तो कोई भी चीज हवा में हो, ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, उस पर हमेशा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमको क्या मिला? कि फ्रिक्शन जो है एक तरह का कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट। दूसरा पॉइंट, फ्रिक्शन हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स लगता है या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स लगता है? हम आगे को धक्का दे रहे हैं किसी चीज को, तो आगे की तरफ हमारा अप्लाइड फोर्स है, तो फ्रिक्शन किधर होगा? अपोजिट, यानी ये हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स होता है। चलो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई, कोई दिक्कत? समझ गए फ्रिक्शन क्या होता है? अब फ्रिक्शन का टाइप होता है, तो बताओगे कितने टाइप का फ्रिक्शन होता है? हम्म। दो टाइप का फ्रिक्शन सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं, समझना ध्यान से, बहुत अच्छे से। ये टॉपिक अभी तक एनडीए में नहीं आया है इतना डिस्कशन में, है ना, ज्यादा डिटेल में कभी नहीं पूछा है, हो सकता है इस बार पूछ दे, पैटर्न बदल रहा है। ध्यान से समझोगे। दो टाइप का फ्रिक्शन होता है, एक को बोलते हैं एक्सटर्नली और एक इंटरनली। एक्सटर्नली मतलब हम किसी चीज पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए, उसके वजह से क्या आ गया उसमें? फ्रिक्शन। इंटरनली का क्या मतलब है भाई? तो मान लो कोई गैसियस मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है? कोई गैस है, गैस के अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल इधर उधर क्या कर रहा होगा? मोशन कर रहा होगा, हाँ या ना? मोशन के वजह से उसके अपोजिट में कौन सा वर्क हो रहा होगा? फ्रिक्शन का वर्क हो रहा होगा। तो इनसाइड द गैसियस मॉलिक्यूल जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल फ्रिक्शन। और बाहर से जो लगा रहे हैं हम फोर्स, उसके वजह से आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फ्रिक्शन। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन का कितना टाइप होता है बताओ? एक्सटर्नल फ्रिक्शन को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? अभी दो समझो, एक काइनेटिक और एक स्टैटिक फ्रिक्शन। एक काइनेटिक फ्रिक्शन एंड दूसरा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है भाई?
तो किसी काइनेट मतलब क्या होता है, काइनेटिक मतलब मोशन में या रेस्ट में? बहुत ध्यान से समझना, फ्रिक्शन मोशन में, यानी कोई भी चीज अगर मोशन में है और उसके अपोजिट जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको कौन सा फ्रिक्शन बोलेंगे? और स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलेंगे? कोई भी चीज रुका हुआ है और उस पर क्या वर्क कर रहा हो, फ्रिक्शन वर्क कर रहा हो, उसको क्या बोलेंगे? तो जरा समझना स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या मतलब है। फ्रिक्शन का मतलब जैसे समझ लो ये यहाँ पर किताब रखा हुआ है, इस पर हमने फोर्स लगाया, यहाँ पे था, ऐसे हमने फोर्स लगाया, ये मोशन में आ गया, तो अभी इसके अपोजिट में जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा फ्रिक्शन दे रहा होगा, काइनेटिक या स्टैटिक? काइनेटिक, क्योंकि किताब जो है यहाँ से यहाँ को मूव हो गया। कोई दिक्कत? अब मैं इस दीवार को धक्का लगा रहा हूँ, फोर्स तो लगा रहे हैं, इसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स भी वर्क कर रहा है, आया ना? लेकिन क्या मेरे फोर्स लगाने से इसमें कोई काइनेटिक पैदा हुआ क्या? नहीं। यानी जो मेरा फोर्स है वो कहाँ गया? मेरे फोर्स को कौन कैंसिल किया? फ्रिक्शन फोर्स। कौन कैंसिल कर दिया? हम 10 न्यूटन का फोर्स दीवार पे लगा रहे हैं और दीवार भी हमको 10 न्यूटन का फोर्स वापस से फ्रिक्शन में दे दे रहा है, तो हमारा फोर्स क्या हो जा रहा है? कैंसिल, और इसमें कोई मोशन देखने को नहीं मिल रहा है। यानी ऐसा फ्रिक्शन जहां पर हम फोर्स तो लगाएं पर मोशन ना आए, वो फ्रिक्शन किस में जाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सब का डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिएगा। आगे चले, अब स्टार्ट करते हैं पार्ट बाय पार्ट। सबसे पहला काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक, तो सबसे पहले बोला गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है एफ के किससे दिखाते हैं? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के। अब एन तुम लोग को नहीं बताएंगे क्या होता है, बताओ एन क्या होता है? एन इज व्हाट? बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी। एन क्या है? कौन सा फोर्स? फ्री बॉडी डायग्राम में एन बनाते थे ना भाई, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यानी जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। दूसरा बात, अगर यहाँ से काइने ये हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं म्यू के। क्या बोलते हैं? पूछा जाए ये क्या है तो इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या है ये? कोफिशिएंट। ठीक है, 99% टाइम ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये म्यू के है ना? तो आपको क्या निकालना है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कम से कम ये दोनों बात अभी नोट में लिखो, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करके बताते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, जल्दी से। हो गया? सवाल है यहीं पे लिखते हैं। चार केजी का ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का मान लो क्या लगा दिया है? फोर्स। अच्छा, दूसरी चीज आपको पता है कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा भाई? काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसका आपको म्यू के दे रखा है। म्यू के का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है? कुछ भी ले लेते हैं, 0.5 ले लो। कितना दे रखा है? 0.5। अब आपसे बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट द फ्रिक्शन ऑफ द ब्लॉक। लिखो पहला, कैलकुलेट द फ्रिक्शन ऑफ द ब्लॉक, एंड पॉइंट टू कैलकुलेट द एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फ्रिक्शन भी निकालना है और एक्सिलरेशन भी निकालना है। चलिए निकालिए। जी का वैल्यू 10 ले लेना। क्वेश्चन में और भी चीज दिया हुआ है पर मैं बता दे रहा हूँ। जी बराबर कितना मान लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड। ट्राई कीजिए, जवाब दीजिए, क्या होता है देखते हैं। अच्छा 1 सेकेंड, 5। इसको 0.2 कर लो वरना दूसरा केस हो जाएगा, इसको आगे समझाएंगे। इसको 0.2 कर लो। चलो बनाओ भाई जल्दी से, फ्रिक्शन फोर्स बता दो कितना आ रहा है।
एक्सीलरेशन भी निकालो। क्या रहा एक्सीलरेशन? 2 ना। ना। चलो एक और चीज देखना, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ये फिक्स वैल्यू होता है, वेरिएबल नहीं होता है। फिक्स का मतलब फिक्स, इसके लिए जो फ्रिक्शन है वो फिक्स रहेगा, बढ़ेगा घटेगा समय के साथ साथ नहीं, ठीक है ना। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा नहीं होता है, भी समझाएंगे कैसे। बताओ भाई आंसर कितना आया एफ के? 8 न्यूटन सबका आया क्या? आओ जरा इसका एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी का मतलब समझते हो? फ्री बॉडी डायाग्राम। बिना एफबीडी के बनाने में थोड़ा परेशानी आता है। तो जो 4 kg का ब्लॉक है उसको यहाँ रख लेते हैं। कितने केजी का है ये? 4 kg। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का। नीचे क्या लग रहा होगा? ऊपर क्या होगा? एन। क्या वर्टिकल में कोई मोशन है क्या? तो एन बराबर क्या मिल गया? एम जी। तो एन इज इक्वल टू एम कितना है? 4 जी कितना लेना है? 10। कितना मिल गया? 40 न्यूटन। क्या निकालना है? फ्रिक्शन फोर्स। तो एफ के बराबर क्या होता है? म्यू के इंटू में एन, यही होता है ना। म्यू के कितना दे रखा है? 0.2, और ये कितना दे रखा है? 40। हो गया 4 2 जा 8 न्यूटन। अब आप बताइए डायरेक्शन किधर होगा फ्रिक्शन फोर्स का? तो अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, आया ना। अच्छा, इधर 8 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन, मोशन किधर को होगा? 10 न्यूटन, यानी एक्सेलरेशन किधर आएगा? इस डायरेक्शन में। एग्री करते हो? अच्छा, बताओ फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू फोर्स। कितना है? ये 10 ये 8, तो नेट फोर्स कितना होगा? 10 - 8। मास कितना है? 4 इंटू ए। तो 4a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। बोलो कुछ समझे क्या? इस तरह से निकलता है। अभी तक एनडीए में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा है। एक बार पूछा था, वो बोला था नॉर्मल रिएक्शन 10 है और म्यू के 5 0.5 है, तो बताइए एफ के क्या होगा। तो डायरेक्ट म्यू के और एन दे के एफ के निकलवाया था। इस टाइप का क्वेश्चन भी ब्लॉक के अकॉर्डिंग आ सकता। हम तो पढ़ाएंगे तो भाई पूरा पढ़ाएंगे। बोलो यहाँ तक हो गया? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन चले। लिख लो पहले इसको, एक बार लिख लो, लिख लो, लिख लो। जल्दी लिखो फिर अगला जाते हैं। बोर हो गया? बोर हो गए? बोर हो गए तो ब्रेक ले सकते हो 2 4 5 मिनट का। सबको दे देंगे, टेंशन नहीं लो। हो गया, चले आगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन। अब मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों से डर लगना खत्म हो गया होगा, है? नहीं ना लगता है अब डर ये सब देख के? ये लगता है। इधर फोर्स है 10√2 न्यूटन, इसका म्यू के दे रखा है 0.3। चलिए निकालिए फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सीलरेशन।
वही 10 ले लो, कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। मैं 10 बोल रहा हूँ तब 10 लेना, एग्जाम में 10 नहीं होगा तो 9.8 लेके काम करना। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। हम्म। अच्छा, तो कैलकुलेशन अभी हम करेंगे। बाकी अगला एक्सेलरेशन भी बताओ। हैं? रिएक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल रिएक्शन चाहिए ना। ऊपर में नॉर्मल है, ऊपर में जितना फोर्स होगा सब लिखोगे, नीचे में जितना फोर्स होगा सब लिखोगे। अपना अपना काम करो ना भाई, अपना अपना काम करो, जो आता हो इसे बनाओ, गलत होगा तो सिखाएंगे। क्या लड़ रहे हो? बोलो कितना है तुम दोनों काइनेटिक फ्रिक्शन? सबका 6 आ गया। चलो हम भी देख लेते हैं। इधर को क्या बन रहा होगा भाई? 10√2 cos 45, और इधर क्या बन रहा होगा? 10√2 sin 45। इधर ही क्या होगा, ध्यान दो इधर। नॉर्मल रिएक्शन नीचे क्या होगा? mg, इधर क्या होगा? एफ के लिए क्या चाहिए? म्यू के इंटू एन, एन निकालते हैं तो एन के डायरेक्शन में एन प्लस 10√2 sin 45 का वैल्यू √2 इज इक्वल टू mg। और भी कुछ है नीचे में? नहीं। इज इक्वल टू mg। तो n इज इक्वल टू mg माइनस 10। m कितना है? 2। 2 इंटू जी यानी 10 माइनस 10। नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया? 10 न्यूटन। यहाँ तक सबका आया है क्या? हाँ। उसके बाद क्या करना था? म्यू के इंटू एन। एफ इज इक्वल टू म्यू के कितना है? 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 10। अरे भाई 6 कैसे आ गया भाई? आए? 6 कैसे आ गया तुम लोग का? कौन सा 1/2? sin 45 का वैल्यू नहीं रखा? तो कहाँ गलती किया तुम? सबका तो 6 ही आया है। काहे नहीं लेगा? फोर्स का मतलब फोर्स होता है ना, जो डायरेक्शन में सबको ऐड करना है। अभी अगला क्वेश्चन, चलो एक और अगला क्वेश्चन देते हैं। चलो ये अगर ये समझ गया हो तो ध्यान से इसको समझो। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सेम पैटर्न का, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा। इसको लिखो जल्दी से। अच्छा हाँ। मास ले लो 4 kg, इसको ले लो। चलो ले लो 0.3 ले लो। अच्छा, इसका भी और काम बाकी है, पहले इसका काम कीजिए, एक्सेलरेशन भी निकालना है इसका। इस वाले भाई का एक्सेलरेशन भी निकालिए।
निकल गया। बताओ। हाँ बताओ कितना है एक्सेलरेशन। कौन सा क्वेश्चन बनाने लग गए तुम लोग। इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है जल्दी बताओ। कितना टाइम लग रहा है। एक्सेलरेशन क्या हुआ रे पीछे से। 4 1। नहीं आया तुम लोग को निकालना एक्सेलरेशन। क्या बात। कौन सा फोर्स बढ़ा है काइन फ्रिक्शन का या अप्लाइड। एक्सेलरेशन किधर को होगा इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में। इधर ही क्या होगा एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या होता है एम इंटू इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है 10√2 cos 45 कितना लग रहा है 10√2 cos 45। इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है एफ के कितना निकला है 3 न्यूटन माइनस में 3 इज इक्वल टू मास कितना है 2 × 10√2 × 1/√2 - 3 = 2a। 10 में से 3 गया 7 बराबर 2a। A = 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों नहीं निकल रहा है क्या दिक्कत है। निकल गया था बोलने नहीं आ रहा था क्या। 3.5 पढ़ते हैं इसको ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सेम काम करके दिखाओ जल्दी से। फोर्स फ्रिक्शन फोर्स और क्या बोलते हैं एक्सिलरेशन। बको। अच्छा एक्सेलरेशन निकालो। क्या भी ठीक है देखते हैं बैठिए। हैं आंसर एक्सेलरेशन दूसरे वाले का बनाएंगे तब ना चेक करेंगे आंसर थोड़ी हमारे पास। ट्राई करते हैं आप लोग अपना अपना ट्राई कीजिए जल्दी से। फ्रिक्शन फोर्स कितना आया है। अच्छा देखते हैं। हमको तो नहीं लगता है 6 आना चाहिए बाकी देख लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो तुम लोग बताओ। इससे ज़्यादा आराम से कैसे पढ़ाएं हम तुमको।
बताओ भाई, बताओ बताओ। अगले पेज पे ले लेते हैं इसको, है ना। 4 kg का ब्लॉक है, 20√2 न्यूटन का फोर्स है, एंगल कितना है? 45। नीचे क्या बना रहा होगा? 20√2 cos 45 डिग्री। ऊपर क्या बना रहा होगा? 20√2 sin 45 डिग्री। हाँ, अब क्यों रुक जाए? ये तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा? एंगल है तो एक तरफ कॉस एक तरफ साइन बनेगा। अरे मेरे भाई, जिधर को एंगल होता है उससे सटा के कॉस बनाते हैं। इसी फोर्स को ऐसे मान लो, चलो मान सकते हैं। ये जो फोर्स यहाँ लग रहा है वो ऐसी लग रहा होगा, हाँ या ना? एंगल इस पे है तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा वही एंगल तो ये होगा। मानते हो नहीं मानते हो? अब जिससे एंगल टच है उसमें क्या आता है? कॉस। इसके वर्टिकल में क्या जाता है? साइन। क्या दिक्कत? तो बनाओ भाई, आगे बनाओ जल्दी से। क्या उल्टा हो गया क्या? फ्रेश बनाते हैं, रुको यार। FBD लेंगे ना तो आसानी से समझ में आएगा, इसी वजह से FBD लेते हैं। चलो पहले एक फिगर बनाते हैं ध्यान से। 4 kg था, इस पर फोर्स लग रहा था, एंगल था 45 डिग्री, 20√2 न्यूटन का फोर्स था, और क्या था? ऐसा था, है ना। ठीक, FBD लेते हैं। 4 kg इसका वैल्यू है भाई। इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? 20√2 न्यूटन। ऐसे लग रहा है ना। इधर एंगल कितना बना रहा है? 45। जहां से एंगल सटा होता है उसको कौन से कंपोनेंट में लेते हैं? कॉस के कंपोनेंट में लेते हैं। तो 20√2 और कॉस 45 डायरेक्ट लिखें या बना के लिखें? कितना आएगा? आया समझ में? नहीं आया? 20√2 cos 45। कोई दिक्कत? अच्छा, इस बॉडी पे नीचे की तरफ क्या बन रहा होगा अगर कॉस उधर है तो? 20 sin। कोई दिक्कत? इसी पे नीचे में एक और चीज आ रहा होगा, वो क्या होगा? इसी में ऊपर क्या लग रहा होगा? इसी में इधर क्या लग रहा होगा? इसी का म्यू के कितना दे रखा है? आया ना? क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg+20 sin 45 डिग्री। m कितना है? 4। g कितना है? 40 प्लस 20 इंटू √2 इंटू, अरे 20√2 है ना, साइन का 1/√2। 40 20 कितना हो गया? नॉर्मल रिएक्शन आ गया 60 न्यूटन। एफ के निकालना है तो 0.3 इंटू 60। एफ के आ गया भैया 18 न्यूटन का। 6 न्यूटन कैसे आ रहा था तुम लोग को? अभी तक समझ में नहीं आया? एक टाइप का 10 क्वेश्चन करा रहे हैं फिर भी नहीं समझ में आ रहा कैसे बनाते हैं। अब इसका एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन, इधर कितना फोर्स लग रहा है? 18। इधर कितना लग रहा है? 20√2 cos 45। तो क्या निकालेंगे? 20√2 cos 45 माइनस 18 इज इक्वल टू 4 इंटू 8। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 20 - 18 इज इक्वल टू 4a। 4a इज इक्वल टू 2। a इज इक्वल टू 2/4। देखो 2 2 जा 4। a इज इक्वल टू 3.5 वाला कौन कौन था भाई? 3.5 आ रहा था। अरे सब का से क्या मतलब है? तुम क्यों गलती कर रहे हो भाई? चलिए बनाइए, बनाइए बनाइए। समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो और भी अच्छी बात है।
ज्यादा अदगल घगरी छलकत जाए भरी गगरिया चुप्पे जाए। पढ़े हो कि नहीं कहावत? कम नॉलेज बहुत डेंजरस होता है। नॉलेज रखे तो प्रॉपर, नहीं तो नहीं रखो, नहीं तो कुछ नहीं रखो। आई थिंक स्टैटिक सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ गए होगे। बोलो कोई दिक्कत है क्या? है अच्छा। अभी तक तुम जितना क्वेश्चन किए हो सब में देखो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है अप्लाइड फोर्स से कम आ रहा था। यस और नो? देखो जरा ध्यान से, यहाँ 18 न्यूटन है और अप्लाइड कितने का? 20 का है, इसलिए मोशन इधर हो गया। अगर ऐसा मान लो कि ये भी 18 होता, ये भी 18 होता, तो बॉडी रेस्ट में होता या मोशन में होता? और उस वक्त जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा होता उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक। बस खेल खत्म, इतना ही समझना है, इसको लिख लिए। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? वो स्टेज, वो टाइम जब आपका अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, उसी को बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। पर स्टैटिक फ्रिक्शन में एक और कॉन्सेप्ट है, ये लिख लो, उसके बाद समझाता हूँ। चले भाई, चलो बाकी खुद से बनाना ट्राई करना, शेयर कर देंगे इसको। काइनेटिक समझ गए? अगला है स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे पहला बात क्या होता है? ये वेरिएबल होता है। क्या होता है भाई? वेरिएबल बोलो या इसको बोलो सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग, ये खुद को क्या कर लेता है? सेल्फ एडजस्ट कर लेता है, सेल्फ से एडजस्ट कर लेता है। वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल है तो कोई इसका फिक्स फॉर्मूला हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो इसका रेंज होता है, तो रेंज क्या बोलता है भाई? रेंज बोलता है कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। कौन? स्टैटिक फ्रिक्शन। और छोटा या किसके बराबर होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन के। किसके बराबर होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन के। या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो सकता है, या लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 के बराबर हो सकता है। ये रेंज किसका है? स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन लिमिटिंग का फॉर्मूला तो होगा। तो लिमिटिंग का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? एफ लिमिटिंग, तो ये होता है म्यू एस इंटू एन। क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। याद करो, वहां म्यू के इंटू एन था, यहाँ पर क्या है? म्यू एस इंटू एन। वो कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन था, ये कॉफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोई दिक्कत है क्या? बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको सिर्फ म्यू दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? म्यू। तो म्यू अगर सिर्फ एक म्यू है तो उसी को म्यू एस मान लो, उसी को म्यू के मान लो। अगर अलग अलग दिया रहेगा तो म्यू के अलग होगा, म्यू एस अलग होगा। तो ये इतना बात है स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड। इतना बात को लिख लीजिए जरा जल्दी से, क्या कि इस पर भी क्वेश्चन करके हम समझाते हैं सेल्फ एडजस्टिंग कैसे होता है। बस इतना बात को लिखो, बाकी तो शेयर कर ही देंगे। चल एक एग्जांपल लेते हैं, पहले तुम लोग इसका जवाब दोगे। मान लो ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 kg का ब्लॉक, 6 न्यूटन का इसके तरफ हमने क्या लगा दिया है? फोर्स लगा दिया है, और इसका म्यू एस दे रखा है 0.2। ठीक है। अब इसमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है आपको? एफ लिमिटिंग। क्या निकालने बोल रहा है? क्या फार्मूला होता है? म्यू एस इंटू एन। एन निकालने तो आ जाएगा ना? जल्दी से इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के दिखा दो। ऑप्शन में दे देता हूं आपको, 8 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। यही क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब सीरियस नहीं है। मान लो सब कुछ हो चुका है, 2 नंबर का लड़ाई है, जो जीता वही सिकंदर। सोच समझ के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा जवाब देना है, बहुत समझ के, ठीक है, दिमाग लगा के थोड़ा सा सोचना है, सोचना है, दिमाग लगाओ। अनयूज्ड ब्रेन जो है उसको यूज में लाओ। तब नॉर्मल सा जिंदगी से रिलेट करो ना फोर्स को, मजा आ जाएगा। अच्छा, 4 kg के ब्लॉक पे कोई और फोर्स लग रहा है क्या?
हाँ या ना? बस अप्लाइड फोर्स तो वही है। क्या इधर कोई फोर्स लग रहा है क्या? लेकिन इधर जो तुम फोर्स निकाल रहे हो वो तुम्हारा कितना आ रहा है? 8 न्यूटन। यानी 6 न्यूटन से बड़ा है 8 न्यूटन। यानी तुम उसको खींचना सामने चाह रहे हो और अपने मन पीछे भाग रहा है। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा होता है? ऐसा होता है? तुम किसी चीज को अपने तरफ खींच रहे हो, तुम्हारी तरफ खींचा के नहीं अपने मन पीछे भागा जा रहा है। ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में? प्लेटफॉर्म का बात नहीं कर रहे, नॉर्मल का बात कर रहे हैं। सीधा सीधा सीधा। ये बेंच है, इस बेंच को तुम अपने तरफ खींचो, उधर भागेगा या तुम्हारे तरफ खिंचाएगा? या तो नहीं खिंचाएगा या तो खिंचाएगा, कभी भी वापस तुम्हारे अपोजिट तो भागेगा नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन क्या दिख रहा है कि 6 न्यूटन आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ रहा है? 8 न्यूटन। यानी ज्यादा फोर्स ये है तो मूव तो पीछे की तरफ होना चाहिए, पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो हम क्या बताए हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एडजस्टेबल होता है, वेरिएबल होता है। हाँ या ना? तो या तो वो आपके तरफ खींचेगा या तो आपके तरफ नहीं खींचेगा। तो क्या 6 न्यूटन है और ये 8 न्यूटन है, खींच सकता है क्या? नहीं। तो वो 8 न्यूटन आपके कैलकुलेशन से, पर वो खुद को सेल्फ एडजस्ट करके इसके बराबर कर देगा। कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन। यानी आपके तरफ खींचने वाला नहीं। नहीं, यही आंसर होगा 6 न्यूटन। खुद को एडजस्ट करके कितना बना लेगा? 6 न्यूटन। अगर आप उससे ज्यादा फोर्स देते हैं, ठीक है, देखो, अगर तुम 7 न्यूटन भी दोगे तो क्या ये खींचेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके पास कितना का फ्रिक्शन है? 8 का। तो ये 8 को किसके बराबर एडजस्ट कर लेगा? 7 के बराबर। 8 दोगे खींचेगा क्या? नहीं, क्योंकि 8 को किसके बराबर कर लेगा? 8 के बराबर। जैसे तुम 8.1 दोगे, 8.1, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 8 की। तुम दे कितना रहे? 8.1। अब ये तुम्हारे तरफ क्या शुरू हो जाएगा? स्लाइडिंग होना शुरू हो जाएगा। यही बात बताना चाह रहे हैं कि ये एडजस्टेबल होता है, वेरिएबल होता है, ये खुद को एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। तो बहुत ध्यान से जवाब देना है। यहाँ से तुम अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो क्या आ रहा है जरा? एन इज इक्वल टू एम जी किए हो गए। एम कितना है? 4। ये कितना है? 10। तो एन बराबर आ गया 40। वो 0.2 है। तो एफ लिमिटिंग तुम्हारा आया होगा 8 न्यूटन। पर ये जवाब गलत है। सही जवाब क्या होगा? 6 न्यूटन। 6 ही होगा। 8 दोगे? हैं? नहीं, देखो समझो तुम बात। यहाँ 6 न्यूटन अप्लाई किए हैं तो ये खुद को कितना के बराबर कर लिया? अगर 7 देते तो खुद को कितना के बराबर करता? 7। अगर 8 देते तो कितना के बराबर होता? 8। अगर 8.1 देते तब ये आपके तरफ चल पड़ता, तब ये अपोज नहीं करता। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो ना? मान लो मैं, एक बच्चा है, बच्चा इसको धक्का देना चाह रहा है, धक्का दे पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसके पास उतना फोर्स नहीं है। वो जितना फोर्स दे रहा है उतना फ्रिक्शन मिल जा रहा है। अब हम इसको धक्का दिए, इसको हम धक्का दे दिए, इसका क्या मतलब हुआ? कि मेरे पास इसके फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स है, ताकि हम इसको अप्लाई किए, ये अपने आप को एडजस्ट भी करके उस बराबर नहीं ला पाया। दैट्स वाई ये आपका क्या आ गया? मोशन में आ गया। क्लियर है बात? समझ गए? तो ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट को लिखिए, क्वेश्चन को लिखिए। एक दो क्वेश्चन आगे करते हैं, लिख लो जल्दी से। सवाल आएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? 6 न्यूटन का फोर्स लगा देगा, 0.2 दे देगा और सीधा क्वेश्चन पूछेगा क्या बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मोशन में है? हाँ, ये क्वेश्चन है। मान लो सारा चीज भूल जाओ, मेरा क्वेश्चन है, ऐसा दे दिया और बोला बॉडी रेस्ट में, मोशन में, क्या जवाब दोगे? रेस्ट में। लेकिन जो नहीं जानता होगा कॉन्सेप्ट वो क्या बोलेगा? भाई 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, चल चलेगा? नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। जल्दी से लिख लो भाई, इसका सारा बात लिख लो। यहाँ पर बॉडी किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। चलो जल्दी। अगला क्वेश्चन है, सेम ब्लॉक सेम चीज, इधर 20 न्यूटन लगा दो। 20 न्यूटन। अच्छा, इसको मिटाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो नेक्स्ट स्लाइड को लिख देते हैं।
20 न्यूटन का फोर्स लगा लो। अब बाकी चीज़ सब सेम रख लो। चलो म्यू जी को भी बदल देते हैं, उठाओ म्यू एस और म्यू पी दोनों कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। इसको ले लो 4 kg। इसका म्यू एस दे रखा है 0.6 और म्यू के दे रखा है आपको 0.4। म्यू के दे रखा है 0. लिखो क्वेश्चन। चलो पहला सवाल है, बॉडी मोशन में होगा रेस्ट में होगा, चेक करके बताओ। हम्म। दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करो। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना निकल रहा है, आ कितना रहा है? हाँ लेकिन आंसर क्या होगा? 20, क्योंकि अपने आप को क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा। म्यू के निकालो, सॉरी म्यू क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बताओ क्या होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन बताओ क्या होगा। अरे जीरो होगा भाई। काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है? जब बॉडी मोशन में रहता है। तो जब बॉडी रेस्ट में तो काइनेटिक फ्रिक्शन जीरो होगा ना। 16 कैसे? म्यू के दिया है तो गुना करके निकाल थोड़ी दोगे भैया, कॉन्सेप्ट भी तो पढ़ो। समझ में आ गया? तो रहने देते हैं, फ्रिक्शन का इतना कॉन्सेप्ट इनफ है। तो ये दो टाइप का फ्रिक्शन आपको पढ़ना है। चलिए एक दो होमवर्क ले लीजिए। नहीं थोड़ा सा और पढ़ाएंगे इस पे, एक होमवर्क करके लाना लो। मास है √3 kg। म्यू दे रखा है 1/2√3। और इस पर एक फोर्स लग रहा है एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसका कैलकुलेट करना है आपको। क्या लिखिए क्वेश्चन, पहले ये लिख लीजिए उसके बाद। फाइंड द फाइंड द फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। फाइंड द maximum value of force for which body is in rest। कहा बोले तो जब कुछ नहीं दिया होगा तो जो आपको मन करे रख लीजिए, दोनों रख लीजिए जो मन करे। ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि कितना मैक्सिमम फोर्स हम लगाएं कि ये बॉडी रुका रहे, चले नहीं। हाँ मैक्सिमम कितना लगाएं कि रेस्ट में बना रहे। जैसे ये रुका हुआ है, हम इसे फोर्स लगा रहे, नहीं हिला नहीं हिला नहीं हिला, एक समय पे आके ये हिल गया। तो जिस इंस्टेंट पे हिला उस इंस्टेंट पे क्या फोर्स था जब तक वो रेस्ट में। ठीक है। और ध्यान रहे इसको एक्सपोर्ट कर लो। ये क्वेश्चन IIT-JEE 2020 का है। ठीक है ना। बहुत सारा है पर बनाने से फायदा नहीं है ना, टाइम बर्बाद होगा। जो काम का चीज़ है बस उतना ही पढ़ना है। चलिए